तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के, ठीक है। और आपका ये वीडियो लेक्चर है तीसरा। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर आपका बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे AC पावर सप्लाई सिस्टम, जो कि आपका टॉपिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में भी है। तो आपका AC पावर सप्लाई सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से समझें, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर से बने रहें। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी पॉलीटेक्निक का चैनल ऐसा नहीं है जो आपको एक वीडियो लेक्चर में 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप सभी लोग इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिकल पावर को पावर सबस्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं। हमारा देखिए तीसरा लेसन है जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल पावर को पावर सबस्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को कितने प्रकार के होते हैं। आपके जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है AC तथा DC सप्लाई सिस्टम और दूसरा होता है ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सप्लाई सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में कितने भागों में बांटा जाता है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है इसको हम कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक। तो आपका पहला होता है क्या, पावर सिस्टम, दूसरा है आपका ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन के उत्पादन तथा संचरण में किन AC सिस्टम का यूज किया जाता है। उत्पादन तथा संचरण में किस AC सिस्टम का यूज किया जाता है। 2 फेज 2 वायर, 2 फेज 2 वायर, ठीक, 3 फेज 2 वायर या आपका 3 फेज 3 तार या आपका 3 तार लिखा हुआ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, 3 फेज 3 वायर, ठीक, तथा आपका 2 फेज 3 वायर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, 3 फेज 3 वायर। आपका जो उत्पादन तथा संचरण में किन AC सिस्टम का यूज किया जाता है, 3 फेज 3 वायर। इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक, वितरण में किन AC सिस्टम का यूज किया जाता है। तो आपका इसमें यूज किया जाता है किसका, 3 फेज 4 वायर का। आपका देखिए उत्पादन तथा संचलन में किया जाता है आपका किसका, 3 फेज 3 वायर का, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किया जाता है 3 फेज 4 वायर का। इसके बाद 6वां टॉपिक आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक AC पावर सप्लाई सिस्टम। AC पावर सप्लाई सिस्टम, इसको आप अच्छे से डिटेल से समझें। ये आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में भी है और आपका एनर्जी कंजर्वेशन में भी है। तो अगर आपको यहाँ पर सब अच्छे समझ में आ जाता है तो आपको ट्रांसमिशन में बहुत ही आसानी होगी समझने में। तो देखिए ये रहा आपका AC पावर सप्लाई सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। तो आप इस पूरे डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आपको पूरे डायग्राम के बारे में समझा देते हैं अच्छे से। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है जनरेटिंग स्टेशन, मतलब जहाँ पर आपकी विद्युत ऊर्जा या लाइट बन रही है, ठीक है। आपकी जनरेटिंग स्टेशन से 11 kV की लाइन जो कि है वो निकलती है। ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से हम उसको प्राइमरी ट्रांसमिशन तक पहुँचाते हैं। इस देखिए आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं। आपके इस चित्र को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक। पहला आपका भाग है ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, दूसरा आपका होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, तीसरा आपका होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन और चौथा आपका होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो आप कह सकते हैं कि इस चित्र में आपके 4 सब स्टेशन होते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, फिर आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका आता है क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पहले वाले भाग का नाम है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम 11 kV को 132 kV में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक है। इसके बाद आपकी 132 kV, ठीक, 132 kV को आपको ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से यहाँ पर सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में
ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में हम करते हैं 132 को 33 kV में कन्वर्ट। ठीक, 132 को 33 kV में कन्वर्ट करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है, इसके बाद आपकी 33 kV को ट्रांसमिट कराया जाता है किसमें, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आपका ट्रांसमिट किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आपकी 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से कन्वर्ट किया जाता है आपकी 33 kV को 11 kV में। ठीक, आपकी फिर 11 kV को ट्रांसमिट किया जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद आपके कंज्यूमर जो आप उपयोग करता है, ठीक, आप सभी लोगों तक लाइट जो बिजली है, इलेक्ट्रिकल पावर है, उसको पहुँचाया जाता है। यही सेम चित्र आपका जो कि है वो ये बना है। इसमें आप देखिए, इसमें भी आपके वही सेम डायग्राम है। ठीक, आपके जो 11 kV को लास्ट में हम 400 या 415 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या है, कंज्यूमर तक आपकी जो विद्युत है, इलेक्ट्रिकल पावर है, वो पहुंचती है। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको ये चीज़ नोट करनी है। ठीक, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं समझा सकते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए। ठीक, बट हमने आपको ट्रांसमिशन वाले सब्जेक्ट में आपको समझाया है, वीडियो लेक्चर भी आपका डला हुआ है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर नोट करना है कि जनरेटिंग स्टेशन पर विद्युत का उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है। जनरेटिंग स्टेशन पर विद्युत का उत्पादन अल्टरनेटर के द्वारा होता है तथा जो आपस में समांतर में जुड़े हुए होते हैं। उत्पादित वोल्टेज 11 kV होता है। ज़्यादातर प्राइमरी ट्रांसमिशन या प्राइमरी संचरण, ठीक, प्राइमरी संचरण बराबर आपका कितना होता है, प्राइमरी आपका ट्रांसमिशन में आपकी ज़्यादातर 66 kV, ठीक, 132 kV, 132 kV, 220 kV और आपकी 400 kV पर ही होता है। आपका जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है उसमें आपकी कितनी kV की वोल्टेज होती है, 66, 132, 220 और 400 kV की वोल्टेज आपकी होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर आपको देखिए अच्छे से नोट करते हुए चलें। अभी आप सारे MCQ टाइप जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, आप उसको फेयर कॉपी पर नोट करते हुए ज़रूर से चलें। ठीक है, 7वां आपका क्वेश्चन आता है कि शहर के बाहरी हिस्सों को 132 kV विद्युत पावर का संचरण 3 फेज 3 वायर सिरोपणी लाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरहेड लाइन। ठीक है, ओवरहेड लाइन के द्वारा किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है आपका, या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो निम्न में से हम क्या कहते हैं, तो इसका आपका सही आंसर क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। देखिए, शहर के बाहरी हिस्सों को 132 kV विद्युत पावर का संचरण 3 फेज 3 वायर सिरोपणी लाइन के द्वारा किया जाता है। किस में किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहता है कि प्राथमिक संचरण, ये आपका नोट करने के लिए 8वें नंबर का क्वेश्चन आप नोट करेंगे। ठीक, इसमें आपका कहता है कि प्राथमिक संचरण, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, प्राथमिक संचरण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। आपकी जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है, जो कि शहर का बाहरी हिस्सा होता है। ठीक है, रिसीविंग स्टेशन पर निम्नीकृत ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 33 kV तक घटाया जाता है। रिसीविंग स्टेशन से 33 kV को 3 फेज 3 वायर सिरोपणी लाइन, ओवरहेड लाइन के द्वारा शहर के अंदर बने विभिन्न सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आपका सही आंसर है क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन या द्वितीयक संचरण। ठीक, अब आप इसको समझ ले ज़रा अच्छे से। देखिए, आपकी जो प्राथमिक ट्रांसमिशन हमने जो पहला पढ़ा है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये आपकी सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। आपकी अगर आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ ले कि आपकी सब स्टेशन पर कौन सी लाइन ख़त्म हो जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राथमिक संचरण। ठीक है,
जो कि शहर का बाहरी हिस्सा होता है। रिसीविंग स्टेशन पर निम्नलिखित ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को 33 kV तक घटाया जाता है। रिसीविंग स्टेशन से 33 kV को 3 फेज 3 वायर सिरोपणी लाइन के द्वारा शहर के अंदर भेजा जाता है। जो आपकी सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, इसमें हम 33 kV को 3 फेज 3 वायर की सहायता से सिरोपणी ओवरहेड लाइन की सहायता से शहर के अंदर भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आपके ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े आपके कठिन भी हैं। ठीक है, 9वां आपका क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक संचरण लाइन सब स्टेशन पर समाप्त हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया इसके पहले वाले 8वें नंबर के क्वेश्चन में कि आपकी जो द्वितीयक संचरण लाइन है आपकी, ठीक, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन आपकी क्या सब स्टेशन पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इस सब स्टेशन पर 33 kV को 11 kV में कन्वर्ट करके 3 फेज 3 वायर में घटाया जाता है। यह 11 kV की लाइन रोड के समांतर चलती है। जो आपकी रोड है उसके समांतर चलती है, वो कौन सी लाइन है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राथमिक वितरण। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? प्राथमिक वितरण। देखिए, इसके बाद आता है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि वितरण तंत्र में होने वाली हानि, वितरण तंत्र में होने वाली हानि ही पूरे तंत्र में होने वाली क्या होती है? टेक्निकल लॉसेस, पावर लॉसेस, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए, जो आपके वितरण तंत्र है, डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र, इसमें होने वाली हानि ही आपकी पूरे तंत्र में होने वाली क्या कहलाती है? पावर लॉस कहलाती है। ठीक है, यह आपके जो पावर लॉस है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है टेक्निकल लॉसेस और दूसरा होता है आपका फिक्स्ड लॉसेस। ठीक है, फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस। इसके बाद आता है आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उपयंत्र तथा तार के द्वारा लॉसेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उपयंत्र तथा तार के द्वारा होने वाले लॉसेस होते हैं। इस प्रकार की हानि क्या कहलाती है? इस प्रकार की हानि हमारी क्या कहलाती है? फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस, वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस, सी आपका है टेक्निकल लॉसेस या सभी। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उपयंत्र तथा तार के द्वारा होने वाली हानि आपकी कहलाती है टेक्निकल लॉसेस। अच्छे से याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उपयंत्र तथा तार के द्वारा होने वाली हानि क्या कहलाती है? टेक्निकल लॉसेस कहलाती है। इसके बाद आता है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन कि कौन सी हानि कुल विद्युत हानि का 1/4 से 1/3 होती है? कौन सी हानि कुल विद्युत हानि का 1/4 से 1/3 होती है? तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? फिक्स्ड टेक्निकल लॉसेस। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया है 14वें नंबर का प्रश्न कि कुल विद्युत हानि की 2/3 से 3/4 होती है। कुल विद्युत हानि की आपके 2/3 से 3/4 होती है क्या? वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस। ठीक, 15वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि तकनीकी हानियों के होने के कारण हैं। तकनीकी हानियों के होने के कारण क्या क्या हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। सबसे पहला आपका जो कारण है वो है अयोग्य उपकरण जैसे ट्रांसफार्मर, पंप, विद्युत मशीन। दूसरा आपका है वितरण लाइन में उपयोग साइज का कंडक्टर। तीसरा आपका है लंबी वितरण लाइन पर ओवरलोड या कम पावर फैक्टर। ठीक, चौथा आपका है फेज में लोड का बैलेंस ना होना। तो इन सभी आपका क्या है? टेक्निकल हानि के अंतर्गत, टेक्निकल हानि के होने के कारण है आपकी। तकनीकी हानियों के होने के कारण आपके क्या क्या हैं? ये सभी। तो आपका इसका आंसर आएगा सभी। ठीक, इसके बाद आता है आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन कि सूखे ट्रांसफार्मर मतलब ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, सूखे प्रकार के ट्रांसफार्मर में कूलिंग किसके द्वारा की जाती है? ऑयल के द्वारा, तरल पदार्थ के द्वारा या साधारण वायु के द्वारा? तो आपके जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम साधारण वायु के द्वारा कूलिंग करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका 70वें नंबर का क्वेश्चन कि अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल बिल अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है आपका क्या? टैरिफ फुल नॉलेज। तो टैरिफ के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि टैरिफ होता क्या है, तो उन सभी लोगों को ठीक जानकारी के लिए हम टैरिफ के बारे में सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, टैरिफ आपका क्या होता है? टैरिफ आपका होता है, टैरिफ लागू करने का मुख्य उद्देश्य विद्युत उत्पन्न करने से व्यय किए गए धन तथा विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करना है। देखिए, जैसे कि हम पहले
मोबाइल में टैरिफ डलवाया करते थे, ठीक, एयरटेल आइडिया वगैरह में 10 रुपये 20 रुपये का टैरिफ डलवाया करते थे, उसी तरह से आपके कुछ मीटर होते हैं जिनमें टैरिफ डलकर आपकी बिजली जो कि है वो आप तक पहुंचती है। ठीक, टैरिफ लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत उत्पादन में व्यय किए गए धन का विद्युत उपभोक्ताओं से वसूली करना। मतलब एक तरह से विद्युत उत्पादन करने में जितना खर्च आ रहा है उन सब की वसूली करना किससे? हम लोगों से, ताकि समयोपरांत नवीन बिजली घर का निर्माण किया जा सके, ताकि कुछ समय बाद उन्हीं पैसों से आपके जो नए बिजली घर हैं, पावर प्लांट आपके जो नए लगेंगे, उनका निर्माण जो कि है वो किया जाए। टैरिफ में 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। आपके टैरिफ में 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। एक आपका होता है एनुअल फिक्स्ड चार्ज। एनुअल फिक्स्ड चार्ज के बारे में जल्दी से जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत मूलधन जैसे विद्युत के उत्पादन, संचरण, वितरण, मापन आदि के लिए प्रयुक्त मशीन, उपकरण, उच्च पदाधिकारियों के वेतन आदि आते हैं। ठीक, किसके अंतर्गत आते हैं? ये आपके एनुअल फिक्स्ड चार्ज के अंतर्गत। इसके बाद जो आपका दूसरा होता है वो आपका होता है एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज। एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज, इसके अंतर्गत शक्ति प्रणाली की परिचालन कीमत जैसे ईंधन, जल, तेल, शीतलक, स्नेहक प्रणाली की मरम्मत, देखभाल तथा टैक्स, ठीक, इंश्योरेंस, इंट्रेंस आदि आपके किसके अंतर्गत आते हैं? एनुअल ऑपरेटिंग चार्ज के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा टैरिफ। ठीक, टैरिफ के बारे में अगर आपको फुल अच्छे से अगर पढ़ना है टैरिफ के बारे में, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन की आपका 6वां वीडियो लेक्चर आप अच्छे से देख लें। वहाँ पर हमने आपको तीसरे लेसन के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन कि एनुअल फिक्स्ड चार्ज निम्न में से है। एनुअल फिक्स्ड चार्ज निम्न में से है, हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अभी हाल आपको पढ़ाया हमने कि एनुअल फिक्स्ड चार्ज जो कि आपके होते हैं वो आपके संचरण, वितरण, मापन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मापन, तीनों आपके क्या होते हैं? एनुअल फिक्स्ड चार्ज होते हैं। आपके और भी होते हैं, ठीक, वीडियो के पीछे जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 19 नंबर का क्वेश्चन कि एनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से है। एनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन कौन से हैं? इंश्योरेंस, जल, तेल या सभी? तो आपके जो सभी हैं ये आपके इंश्योरेंस, जल, तेल आपके क्या है? एनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, हमने वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। 20वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ टैरिफ, टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं? तो इन सभी टैरिफ के बारे में हम थोड़ा थोड़ा MCQ टाइप क्वेश्चन में पढ़ते जाएंगे। देखिए, आपका पहला टैरिफ होता है सिंपल रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ। तीसरा आपका होता है फ्लैट डिमांड टैरिफ। चौथा होता है आपका स्टेप रेट टैरिफ। 5वां होता है ब्लॉक रेट टैरिफ। 6वां आपका होता है 2 पार्ट टैरिफ। और 7वां आपका होता है क्या? मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। देखिए, 21 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इसके बाद प्रति विद्युत यूनिट कीमत, प्रति विद्युत यूनिट की कीमत कितनी होती है? ठीक, आपका इसका सूत्र होता है कि प्रति विद्युत यूनिट निकालने का एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन यूज यूनिट बाय कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा या यूनिट। ठीक है, यह कौन सा टैरिफ है? यह कौन सा टैरिफ है? आपका सिंपल रेट टैरिफ है, फ्लैट रेट टैरिफ है, फ्लैट डिमांड टैरिफ है या स्टेप रेट टैरिफ? अगर आपके सामने MCQ टाइप क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखकर आ जाए और उसमें पूछे कि ये कौन सा टैरिफ है, तो देखिए आपका इसमें ऑप्शन आते हैं कि सिंपल रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, फ्लैट डिमांड टैरिफ और स्टेप रेट टैरिफ। देखिए, जिसको भी टैरिफ के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो वो एनर्जी कंजर्वेशन जो आपके टॉपिक पढ़ाए जा रहे थे, ठीक, सिलेबस अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर जाके आप 6वां वीडियो लेक्चर देख लें। आपको स्क्रीन पर हो रहा होगा, ठीक, आप ये वाला वीडियो लेक्चर जाकर देख लें। यहाँ पर आपको टैरिफ के बारे में अच्छे से समझाया गया है, तीसरे लेसन के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए आपके इसके अंतर्गत तो इसका सही आंसर क्या है? सिंपल रेट टैरिफ। आपका जो सिंपल रेट टैरिफ होता है, ठीक, इस प्रकार के टैरिफ को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के टैरिफ को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। कौन से? एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन यूज यूनिट बाय कंज्यूमर। इसके बाद आता है 22वें नंबर का क्वेश्चन कि जो टैरिफ उपभोक्ताओं के लोड की प्रक्रिया पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं?
जो टैरिफ उपभोक्ताओं के कंज्यूमर के लोड की प्रकृति पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैट रेट टैरिफ कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट हम आंसर जानते हैं। इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जिन टैरिफ में उपभोक्ताओं से प्रति मास व प्रति वर्ष, प्रति महीने या प्रति साल के हिसाब से नियत धनराशि ली जाती है उस टैरिफ को हम क्या कहते हैं, फ्लैट डिमांड टैरिफ हम कहते हैं। ठीक, सातों टैरिफ के बारे में आपको आज हम पढ़ा देंगे। जिस टैरिफ में विद्युत उपकरण की संख्या बढ़ने पर विद्युत प्रतिभार कम हो जाता है, जिस टैरिफ में विद्युत उपकरण की संख्या बढ़ने पर विद्युत प्रतिभार कम हो जाता है उस टैरिफ को हम क्या कहते हैं। आपके 3 ऑप्शन और लिख कर आएंगे, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, स्टेप रेट टैरिफ आपका सही आंसर होगा। 25 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि स्टेप रेट टैरिफ का विकसित रूप है। स्टेप रेट टैरिफ का विकसित रूप कौन सा है, ब्लॉक रेट टैरिफ। इसके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, टैरिफ में विद्युत उपकरण की संख्या बढ़ने पर विद्युत प्रतिभार कम हो जाता है, किसमें, ब्लॉक रेट टैरिफ में भी। ये दोनों सेम ही है एक तरह से आपका। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जिसमें फिक्स्ड चार्ज एवं रनिंग चार्ज के रूप में विद्युत प्रतिभार उपभोक्ताओं से लिया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, 2 पार्ट टैरिफ आपका कहलाता है। ठीक है, टोटल इसका चार्ज क्या होता है, आपका टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट। ठीक, 27 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जिसमें उपभोक्ताओं से अधिकतम मांग के आधार पर विद्युत चार्ज लिया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में आपका क्या होता है, उपभोक्ताओं से अधिकतम मांग के आधार पर विद्युत चार्ज लिया जाता है। ठीक है, 28 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि पावर फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं। पावर फैक्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं, कॉस फाई से, साइन फाई, टेन फाई या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पावर फैक्टर होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं कॉस फाई से। ठीक, कॉस फाई का सूत्र क्या होता है, कॉस फाई बराबर आपका होता है वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। ठीक, पावर फैक्टर का सूत्र क्या होगा, पावर फैक्टर बराबर आपका होगा VI cos फाई अपॉन VI cos फाई अपॉन VI। देखिए, आपको हमारे चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ाया जा रहा है और आपको सरल और कठिन दोनों को टाइप के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। देखिए, अगर आपको सरल क्वेश्चन ही आपको बताते रहेंगे और बाई चांस अगर आपसे कोई कठिन क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपको दोनों तरह के क्वेश्चन जो कि है वो पढ़ाए जा रहे हैं। निम्न शक्ति गुणांक लो पावर फैक्टर पर कार्य करता है। लो पावर फैक्टर पर आपका क्या कार्य करता है, मोटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत भट्टी या सभी। तो देखिए, आपका लो शक्ति गुणांक लो पावर फैक्टर पर आपका कार्य करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, मोटर। देखिए, अब आप नोट कर ले कहीं पर कि लो पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं मोटर, आर्क लैंप, प्रतिदीप्त लैंप और विसर्जन लैंप। ये सभी आपके क्या करते हैं, लो पावर फैक्टर पर कार्य करते हैं। 30वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आते हैं। डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, लाइट, फैन, रेडियो या सभी। तो देखिए, डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आपके आते हैं सभी। ठीक, अब सभी में आपके कौन कौन से आते हैं ये आप कहीं पर नोट कर लें कि डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आपके आते हैं लाइट, फैन, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिकल ओवन, ठीक, हीटर, कुकर, फ्रिज, कूलर, एसी, पंप। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा MCQ टाइप क्वेश्चन में ऑनलाइन एग्जाम में कि निम्न में से डोमेस्टिक लोड के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी में से कोई आपको एक नाम दे दिया जाएगा और अदर आपके नाम और दूसरे दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको सही आंसर लगाना है। 31 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल लोड के अंतर्गत आते हैं। कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल लोड के अंतर्गत आपके क्या क्या आते हैं, क्लीनर, ठीक, क्लीनर, एडवर्टाइजमेंट, ठीक, दुकान की लाइट, फैन, डेकोरेटिंग या सभी। तो आपकी जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल लोड है इसके अंतर्गत आपके आते हैं क्लीनर, ठीक, आपके एडवर्टाइजमेंट, दुकान की लाइट, फैन, डेकोरेशन, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिकल लोड के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे
कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है। आपसे अगर पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मर की दक्षता का सूत्र क्या होता है, तो इसका आपका सही आंसर क्या है, निर्गत अपॉन आपका क्या है, निविष्ट, आउटपुट अपॉन इनपुट, आप बराबर आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इंग्लिश में उसको कहेंगे। इसके बाद आता है आपका 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि देखिए मांग गुणांक, डिमांड फैक्टर, मांग गुणांक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिमांड फैक्टर बराबर आपका क्या होता है सूत्र, अधिकतम मांग, ठीक, मैक्सिमम डिमांड अपॉन संयोजित भार, कनेक्टेड लोड, संयोजित भार को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कनेक्टेड लोड। इसके बाद आता है 34 नंबर का क्वेश्चन कि फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म किसकी बताइए, CFL की फुल फॉर्म क्या होती है। CFL की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि 14 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार मनाया जाता है, ठीक, 14 दिसंबर को कौन सा पुरस्कार मनाया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर दूसरे में हमने आपको करने के लिए दिया था कि ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आपका कब दिया जाता है, 14 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक। बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूज़ था और वीडियो लेक्चर में भी हमने शायद गलत बोल दिया था कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो 14 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। और ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन हम कौन सा पुरस्कार देते हैं, ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार देते हैं विजेताओं को, ठीक है। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि KVA में किलो का मतलब क्या होता है। KVA में किलो का मतलब क्या होता है, KVA में किलो का मतलब आपका होता है, ऑप्शन आपके हैं 100, 1000, 10,000 या 10। तो आपका इसका सही आंसर आएगा 1000 किलोवाट एम्पियर, ठीक। इसमें आपका वोल्ट किलो बराबर क्या होता है, 1000 होता है, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। कोयले का समस्त भंडार, कोयले का जितना भी हमारे पास भंडार है वो कितने समय तक के लिए है, मतलब कितने समय बाद वह रिक्त हो जाएगा। तो इसके आपके ऑप्शन है 2230, 2250, 2240 या 2260। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, जो कोयले का भंडार है वो हमारा 2250 तक ख़त्म हो जाएगा, लगभग 200 साल, ठीक है। तेल का भंडार लगभग कितने समय तक ख़त्म हो जाएगा, तो तेल का भंडार हमारे लगभग कितने समय तक समाप्त हो जाएगा, 40 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 45 वर्ष। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, 45 वर्ष तक जो कि है हमारा तेल का समस्त भंडार वो कि ख़त्म हो जाएगा 45 वर्ष तक। इसके बाद आता है 39 नंबर का क्वेश्चन कि वह विद्युत यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सभी लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़, वह विद्युत यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो आपका क्या कहलाता है, मोटर। और जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको हम कहते हैं जनरेटर, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि लोरेंज बल का सूत्र क्या है। देखिए लोरेंज बल का आपका सूत्र होता है F बराबर I इंटू L इंटू बी, F बराबर I इंटू L इंटू बी लोरेंज बल का सूत्र होता है। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का समीकरण लिखें। मोटर द्वारा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का समीकरण लिखें। तो PEM बराबर आपका होता है कोणीय वेग इंटू टी, कोणीय वेग इंटू टी, ठीक। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि आपूर्ति लाइनों में दोष उत्पन्न हो जाने पर उनकी मरम्मत का कार्य कौन करता है। आपूर्ति लाइनों में दोष उत्पन्न या खराब हो जाने पर उनकी मरम्मत का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रीशियन, ठीक, सभी लोगों को पता है ये चीज़। इसके बाद आता है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत वितरण उपकेंद्रों पर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है। तो देखिए जो आपके विद्युत वितरण उपकेंद्र हैं आपके, वहाँ पर आपके 11 kV या 400 वोल्ट अपचायक ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। 44 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि BEE की स्टार रेटिंग में कौन से उपकरण आते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी की स्टार रेटिंग में कौन कौन से उपकरण आते हैं आपके, पंखा, मोटर, कंप्यूटर या सभी। तो आपका इसका आंसर है सभी। जो आपके मोटर, पंखा, कंप्यूटर हैं वो आपके सभी BEE की स्टार रेटिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसकी पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये चीज़ डिटेल से बताई है।
ऊर्जा की हानियाँ किस रूप में होती हैं? ऊर्जा की हानियाँ जो कि आपकी होती हैं वो आपकी होती हैं इलेक्ट्रिकल हीट, केमिकल और मैकेनिकल, इन सभी रूप में आपकी ऊर्जा की हानि होती है। ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? सभी। इसके बाद आता है 46 नंबर का क्वेश्चन कि बीई की स्टार रेटिंग योजना कब शुरू हुई थी? आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्टार रेटिंग योजना कब शुरू हुई थी? 2002 में, 2004 में, 2006 या 2008? तो इसका सही आंसर क्या है? 2006 में आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी की स्थापना या योजना जो की है वो शुरू हुई थी। ठीक है। इसके बाद आता है 47 नंबर का क्वेश्चन कि ऊर्जा के उपयोग की दर, ऊर्जा उत्पन्न दर से कैसी है? आपकी ऊर्जा उपयोग करने की दर, ऊर्जा उत्पन्न करने की दर से कैसी है? 0, कम, अधिक या कोई नहीं? तो आपकी जो ऊर्जा उत्पन्न करने की दर है वो ऊर्जा उपयोग करने की दर से क्या है? अधिक। आपकी ऊर्जा उपयोग करने की दर ऊर्जा उत्पन्न करने की दर से क्या है? अधिक। मतलब आपकी जो ऊर्जा उपयोग है वो ज़्यादा होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है कम। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन इसी में देखिए, ऊर्जा संरक्षण बिल लोकसभा में कब रखा गया? ऊर्जा संरक्षण बिल लोकसभा में कब रखा गया? इसके आपके ऑप्शन है 4 मार्च 2010, 6 मार्च 2010 या 8 मार्च 2010। तो इसका सही आंसर क्या है? 8 मार्च 2010 को आपका ऊर्जा संरक्षण बिल को लोकसभा में रखा गया था। इसके बाद आता है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन, ठीक, ये किसका फुल फॉर्म है? PCRA का। पेट्रोलियम, यहाँ पर आपका क्या होगा? पेट्रोलियम कंजर्वेशन है आपका, CONSERVATION, कंजर्वेशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, आपका किसका फुल फॉर्म है? PCRA का। अगर आपसे पूछ ले PCRA का फुल फॉर्म क्या है, तो PCRA का फुल फॉर्म ये है। अब इसका गठन कब हुआ था? तो 1971, 1972, 1974 या 1977? तो इसका सही आंसर क्या है? 1977 में आपका PCRA का गठन हुआ था। इसके बाद आपका आता है 50वें नंबर का क्वेश्चन, और आप सभी लोगों को पता है कि 50वें नंबर का आंसर किसको देना है? आप लोगों को। देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि I²R लॉसेस कहलाते हैं। I²R लॉसेस आपके क्या कहलाते हैं? कोरोना लॉसेस, एडी करंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस या कोल लॉसेस? देखिए, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, और आप सभी लोगों को बता दें कि जो भी इसका आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो लेक्चर में बोला जाएगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो चौथा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें इन सभी लोगों का नाम बोला जाएगा जो भी इसका सही आंसर देगा। ठीक, तो आप जो भी इसका आंसर दे उसके नीचे आप अपना नाम सही लिख दें। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चन बताए हैं। तो इसी के साथ आपका लेसन 3 पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और लेसन 3 में से जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करा देंगे। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेपर से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन के जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रांसमिशन के, पावर प्लांट के और आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के, तो आपको पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आपको सारे MCQ टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे पेपर से पहले, और पेपर से पहले 1 या 2 बार आपका रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रा भी परेशान ना हो, बस आप सभी लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए वीडियो जो कि है वो लाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर और भी मिल सकें।